हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी वो काफी अच्छी चल रही होगी मेरे भाई। और इसी तैयारी को और सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए मैं आपके सामने आ चुका हूँ। क्लास लेके मॉर्निंग में 8 से 9 तरोताजा ये क्लास होती है आपकी एनर्जी के साथ और मेरी एनर्जी के साथ ये क्लास होती है मेरे भाई। और इस क्लास के अंतर्गत जो अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कृषि, आज उसमें बेटा अपन कौन कौन से पॉइंटों पे चर्चा करेंगे पहले ये देख लेते हैं। एक बार आपके लिए मैं ये बता देता हूं जी सर कि कौन कौन से पॉइंटों पे अपनी चर्चा होने के लिए जाएगी। एक अपन देखेंगे ग्राम, क्या है सर ग्राम, वो भी बात करेंगे अपन। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट क्या होता है सर। नाबार्ड एक शब्द है, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। एक संस्था है ये, इसलिए क्या होती है इस पर भी चर्चा करेंगे। अनुसंधान जो केंद्र है आपके राजस्थान की कृषि से संबंधित, उन पर चर्चा करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जिसे अपन कहते हैं उत्कृष्टता केंद्र। बिल्कुल ठीक सर। एक अपन चर्चा करेंगे विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय पर सर। ये K3 क्या होता है सर, इस पे भी चर्चा करेंगे। कृषक कल्याण कोष, इसका मीनिंग क्या है, और कुछ आपके कृषि से संबंधित बनाई गई नीति और कुछ बनाई गई योजना। इसका मतलब ये जो टॉपिक है मेरे भाइयों, आज के जो इसमें पॉइंट हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और उनसे कंपटीशन में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर रहेंगे। और जिसके अंतर्गत खासकर उत्कृष्टता केंद्र की मैं बात करूं तो। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले अपन बाबा खाटू श्याम का सभी आशीर्वाद लेते हैं। मैं ऐसी बाबा खाटू श्याम से मनोकामना रखता हूं मेरे भाइयों, और मनोकामना करता हूं कि मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं उन सब पे आशीर्वाद बना रहे बाबा श्याम का। चलिए, और मेरे भाइयों दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये कि अपना जो लक्ष्य जूनियर परिवार था ये 1 मिलियन का हो चुका है मेरे भाइयों। इसके लिए आप सबका सपोर्ट हमारे लिए चाहिए था और वो सपोर्ट आपने दिखाया, इसका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, चलिए मेरे भाइयों, तो ये राजस्थान की कृषि से संबंधित टॉपिक रहेगा। मैं देख लूं। चलिए तो आज तो सभी के लिए मेरे भाइयों सबसे पहले एक बार ये बताइए मेरे लिए कि आपका जो ये कृषि टॉपिक चल रहा था, पहले सब मेरे लिए एक बार कमेंट करके ये बताएंगे कि अब तक जो आपने कृषि में रिवीजन किया था उसको मैं वापस एक बार रिवाइज कर देता हूं। अपन ने सबसे पहले देखा था कृषि के अंतर्गत एक सामान्य जानकारी, फिर अपन ने देखा था कृषि के अंतर्गत मेरे भाइयों प्रकार, जिसमें सामान्य प्रकार थे, कुछ वैज्ञानिक टाइप थे, ओके। फिर उसके बाद अपन ने जो कृषि में जितने भी पॉइंट पढ़े थे कि कृषि के अंतर्गत, उसके बाद वर्गीकरण अपना आया था, कृषि फसलों के उपनाम आए थे। वर्गीकरण में काफी इंपॉर्टेंट वर्गीकरण था, ऋतु और किसके आधार पे था, मौसम के आधार पर, एक उपयोगिता के आधार पे। यहां तक की जो बातें रही थी वो आपके समझ में अच्छे तरीके से आ गई होंगी। बिल्कुल सर। और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज जो पॉइंट रहेंगे मेरे भाइयों, वो सबसे पहले आपके सामने आ चुका है। कौन सा पॉइंट है जिसे आप कहेंगे क्या, ग्राम। क्या कहेंगे बेटा, ग्राम। जी सर। तो ग्राम का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझेंगे बेटा, ये है ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट। इसका मतलब इसकी जो शुरुआत हुई थी 9 से 11 नवंबर मेरे भाइयों 2016 के अंतर्गत हुई थी। अब ये होता क्या है मेरे भाइयों, वो मैं आपको समझाता हूं कि ग्राम का मीनिंग क्या है। जैसे अपन को क्या है, कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए जो गवर्नमेंट आपके प्रोग्राम करवाती है, जिससे कि विदेशी व्यक्ति, विदेशी इन्वेस्टमेंट भी हमारे यहां कृषि के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उससे संबंधित जो प्रोग्राम करवाया जाता है उसे कहते हैं ग्राम, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट। ये सबसे पहले हुआ था 9 से 11 नवंबर 2016। आपके कहां पे हुआ था, जयपुर के अंतर्गत। और मेरे भाइयों स्थान कौन सा था जहां ये हुआ था, वो सीतापुरा जयपुर। ओके सर, सीतापुरा जयपुर में हुआ था। और उद्देश्य क्या था, कृषि बागवानी, मतलब आपके 5 चीजों में निवेश करने के लिए कहा गया था कि ग्राम के अंतर्गत जो आप निवेश कर सकते हो उसमें एक था भाई साहब आपका कृषि, ओके सर। एक था आपका बागवानी, फसलों में आप निवेश कर सकते हो। एक था बेटा पशु संपदा में आप निवेश कर सकते हो, ठीक है सर। एक था मेरे भाइयों डेयरी में आप निवेश कर सकते हो, ओके सर। और एक था खाद्य प्रसंस्करण। इन चीजों के अंतर्गत आप क्या कर सकते हो, निवेश कर सकते हो, ओके सर, ओके। तो मेरे भाइयों ये जो चीज थी आपकी कि ग्राम के अंतर्गत किन चीजों में निवेश कर सकते हैं, तो ये आपकी कुछ यहाँ पे बातें थी। जैसे कृषि में निवेश कर सकते हो, बागवानी, डेयरी, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण में निवेश किया जा सकता है। तो ये ग्राम जो हुआ था वो आपका 9 से 11 नवंबर 2016 में हुआ है, ठीक है। अब ये पहला ग्राम नहीं बेटा,
इसके बाद और भी कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए और ग्राम प्रोग्राम भी आयोजित करवाए गए। तो सबसे पहला तो यहां पे हुआ, उसके बाद 2017 के अंतर्गत हुआ मेरे भाइयों, मई 2017 के अंतर्गत कहां पे हुआ सर, कोटा में। उसके बाद नवंबर 2017 के अंतर्गत और हो चुका है, वो कहां हो चुका है सर, उदयपुर में। और बेटा अगला जो ग्राम है, चौथा वाला जो ग्राम प्रोग्राम आपका प्रस्तावित है, उसके लिए जिला घोषित कर दिया गया है कि वो जोधपुर में होगा, लेकिन कब होगा अभी कोई डेट निश्चित नहीं की गई है। तो ग्राम एजे आप यूं समझ सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम करवाए जाते हैं, जिसको कहते हैं ग्राम ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट। और पहला प्रोग्राम 9-11 नवंबर 2016 में हुआ था। दूसरा देखो ये आ गया आपके सामने ग्राम के अन्य प्रोग्राम में। ग्राम सेकंड कब हुआ है मेरे भाइयों, तो ये हुआ है मई 2017 में, कहा, कोटा में। फिर ग्राम का थर्ड प्रोग्राम कब हुआ है, तो नवंबर 2017 उदयपुर में। और ग्राम का जो चौथा प्रोग्राम होगा भाई साहब, ये प्रस्तावित है कहां पे, जोधपुर में। तो बेटा ये थे आपके एक तो वो प्रोग्राम, और ये थे आपके ग्राम के अन्य सम्मेलन। अब बताओ ग्राम फर्स्ट कब हुआ था, तो आपको मैंने ग्राम फर्स्ट भी वहां बता दिया कि ग्राम फर्स्ट जो हुआ था भाई साहब, वो 9 से 11 नवंबर, कितने से बेटा, 9 से 11 नवंबर, ओके सर, 2016। और ये प्रोग्राम कहां पे हुआ था आपका, जयपुर में। तो अब तक ग्राम के टोटल जो प्रोग्राम हुए हैं बेटा, वो कितने हो चुके हैं, 4 प्रोग्राम हो चुके हैं। ये थोड़े से मैं मानता हूं कि टफिंग वर्ड रहेंगे आपके कृषि में, लेकिन देखो आज का जो आपका कंपटीशन का बदलता हुआ पैटर्न है, वो यही कहता है मेरे भाइयों, इन्हीं जगह से आपके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो अच्छे तरीके से चीजों को समझना, याद हो जाएगा। चलिए सर, अब बढ़ते हैं आगे भाई साहब। आपके पास एक संस्था आती है बेटा, जिसको आप कहते हो नाबार्ड। क्या कहते हो मेरे भाइयों, नाबार्ड, ओके सर। अब ये नाबार्ड क्या है, तो सबसे पहले तो आप नाबार्ड के बारे में समझेंगे। जी गुरु जी बताइए। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मेरे भाइयों नाबार्ड का जो फुल फॉर्म रहेगा वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट रहेगा। इसका मतलब ये जो संस्था है, ये वह संस्था है जो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत सस्ती दर पर किसानों को क्या उपलब्ध कराती है, ऋण उपलब्ध कराती है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी बेटा, और मुख्यालय रहेगा कहां पे इसका, अपने राजस्थान में मत समझना, इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई के अंतर्गत है मेरे भाइयों। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका नाम रहेगा। स्थापना की मैं बात कर रहा था 12 जुलाई मेरे भाइयों 1982, ओके सर। और मुख्यालय इसका कहां पे रहेगा, तो ध्यान रखना, इसका जो मुख्यालय है वो रहेगा आपका मुंबई। और मुंबई पड़ता है कहां पे, महाराष्ट्र के अंतर्गत, मुंबई महाराष्ट्र। अब सर ये किस चीज से संबंधित है, तो आप ध्यान रखेंगे, कृषि क्षेत्र में सस्ती दर पर कृषि क्षेत्र में सस्ती दर पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्था। तो कृषि क्षेत्र में मेरे भाइयों किसानों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्था, जिसे आप क्या कहते हैं, नाबार्ड। अगर आपको याद हो तो मेरे भाइयों इसका मैंने एक जगह और आपका इसका सहयोग लिखाया हुआ है। अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको सिंचाई परियोजना पढ़ाई थी, तो एक सिंचाई परियोजना थी राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना, जिसके अंतर्गत पहले सहयोग किया था यूरोपियन संघ ने, लेकिन बाद में इसी संस्था ने सहयोग किया था, जिसे कहते हैं नाबार्ड। अगर आपको याद हो तो यह भी ध्यान रखेंगे कि राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना में, राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना में नाबार्ड संस्था का सहयोग रहा है। तो राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना में मेरे भाइयों कौन सी संस्था का सहयोग रहा है, ध्यान रखना, तो वो है आपकी नाबार्ड संस्था का सहयोग रहा है। तो आपको ये दोनों ही, एक तो प्रोग्राम याद रखना है ग्राम, और एक कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ी संस्था जो ऋण उपलब्ध करवाती है उसका नाम रहेगा नाबार्ड। ये दोनों ही याद रखने, ओके सर।
फिर चलते हैं मेरे भाइयों अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट है, देखो ये जबरदस्त पॉइंट है भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर याद रखना। नाम है कृषि अनुसंधान केंद्र। क्या है बेटा? कृषि अनुसंधान केंद्र। अब ये कृषि अनुसंधान जो केंद्र है मेरे भाइयों, ये आपके हमारे राजस्थान में दो टाइप के पाए जाते हैं। जी सर, एक तो बेटा वह अनुसंधान केंद्र जिनका संचालन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है हमारे यहाँ, और एक वह अनुसंधान केंद्र जिनका संचालन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब राजस्थान में जो कृषि अनुसंधान केंद्र है वो दो टाइप के हैं। हर एक बच्चे को यह पता होना चाहिए, एक जिनको केंद्र संभालती है और एक जिनको राज्य संभालती है। ठीक है सर। अब केंद्र जो संभालती है उनको वो किस संस्था के हैंडओवर है? तो केंद्र जो राजस्थान में अनुसंधान केंद्र संचालित कर रखी है उस संस्था का नाम है आईसीआर। मतलब केंद्र के हमारे राजस्थान में 4 अनुसंधान केंद्र रहेंगे। ओके सर। अब उनको भी कौन सी संस्था केंद्र की संभालती है? तो वो है आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और मेरे भाइयों इसकी जो स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखना, 1929 में हुई थी। और मेरे भाइयों कहां हुई थी? नई दिल्ली के अंतर्गत हुई थी। कहां हुई थी? नई दिल्ली के अंतर्गत। तो इसकी जो स्थापना है वो 1929 में, और मुख्यालय रहेगा नई दिल्ली में। अब इसके कृषि अनुसंधान केंद्र जो केंद्र सरकार के हमारे राजस्थान में, वो भाई साहब है कहां? तो सबसे पहले आपने एक सुना होगा, बिल्कुल सुना है सर, ये आपका काजरी। बिल्कुल सुना है सर, ये काजरी है एक, जिसकी स्थापना 1959 में हुई है। तो ये भी किसके द्वारा संचालित है? आईसीएआर, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। एक तो ये, एक है आपका यहां पे जिसे आप कहते हो शुष्क बागवानी, शुष्क बागवानी। ओके सर। अनुसंधान केंद्र एक ये रहा, शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र। ओके सर। और शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना हुई है ये 1993 में, अभी बात करूंगा, वापस आ रहा हूं। एक है मेरे भाइयों सरसों, इस नाम से केंद्रीय सरसों एवं रेपसीड, सरसों एवं रेपसीड अनुसंधान केंद्र, सरसों एवं रेपसीड अनुसंधान केंद्र। और ये भी भाई साहब कब? 1993 में। ओके सर। और एक मेरे भाइयों इसके अंतर्गत कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे, ये रहा तबीजी, तबीजी अनुसंधान केंद्र। ओके सर। अब इसकी स्थापना कब हुई? तो सर इसकी हुई 2000 में। तो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित राजस्थान में जो कृषि अनुसंधान केंद्र है उसमें एक काजरी है, जिसका मेरे भाइयों स्थापना 1959 में कहां पे हुआ था? जोधपुर में हुआ था। एक मेरे भाइयों शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र है, जो कहां पे है बेटा? ध्यान रखना, बीछवाल में है सर। कहां पे है? बीछवाल। और बीछवाल पड़ता है कहां पे? बीकानेर के अंतर्गत। एक बेटा केंद्रीय सरसों वाला है, बिल्कुल है सर, केंद्रीय सरसों वाला, और कई बार पूछा गया है, इसे ध्यान रखेंगे, यह है आपके सेवर। और सेवर पड़ता है कहां पे? भरतपुर के अंतर्गत। बिल्कुल जी सर। और मेरे भाइयों एक है तबीजी अनुसंधान केंद्र, ये 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। ये कहां पे है? तो ध्यान रखना, ये है डोमांडा, और डोमांडा पड़ता है कहां पे? अजमेर के अंतर्गत। डन सर। तो इस प्रकार से मेरे भाइयों सेंटर के वह अनुसंधान केंद्र जो राजस्थान के अंतर्गत संचालित है, उनकी संख्या है कितनी बेटा? 4। अब आपको पता चला ये सबसे ज्यादा क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि बड़ी बात है बेटा, केंद्र सरकार की आईसीएआर संस्था के द्वारा हमारे राजस्थान में संचालित जो 4 अनुसंधान केंद्र है वो ये है आपके। अब ये क्यों नहीं पूछे जाएंगे आप बताइए? मैं तो बेटा उस क्वेश्चन का इंतजार कर रहा हूं, उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब ये पूछा जाएगा मेरे भाइयों कि राजस्थान के अंतर्गत केंद्र सरकार की आईसीएआर द्वारा संचालित अनुसंधान केंद्र कौन सा नहीं है। तब बेटा जिस बच्चे को ये 4 पता होंगे वो तो पता कर लेगा, बाकी को हवा भी नहीं लगेगी क्वेश्चन की। तो मैंने अभी क्या किया है, पहले आपको आईसीएआर वाले समझाएं, मतलब केंद्र सरकार वाले। अब मैं लेके आऊंगा राज्य सरकार वाले, और राज्य सरकार में जिन अनुसंधान केंद्रों का संचालन करती है राज्य सरकार, वो भी एक संस्था के हैंडओवर है, जिसे कहते हैं रारी, राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। वो संभालती है, जैसे सेंटर वाले संभालती है आईसीआर, ऐसे राज्य वाले संभालेगी कौन? रारी। तो अभी देखते हैं। अब देखो मैंने ये नीचे बिल्कुल थ्योरेटिकल रूप में लिख रखे हैं, ये रहे आपके पास। बताइए पहला कौन सा है? शुष्क बागवानी, बीछवाल बीकानेर 1993। फिर एक था रेपसीड एवं सरसों अनुसंधान सेवर भरतपुर में। एक था आपका बीजीए अनुसंधान केंद्र जो तबीजी अजमेर में था। बिल्कुल सर बीजीए,
या तबीजी नाम से भी आ जाता है, बीजीय नाम से भी आ जाता है, या तबीजी नाम से भी आ जाता है। एक था मेरे भाइयों पादप एवं कृषि, मतलब जिसे आप शॉर्ट में क्या कहते हो, काजरी कहते हो। बिल्कुल सर, ये सभी जो आपके संचालित थे ये केंद्र सरकार के द्वारा संचालित थे। अब मैं पहुंचूंगा मेरे भाइयों किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा आपके संचालित अनुसंधान केंद्र। और राज्य सरकार के अनुसंधान केंद्रों को संभालती है कौन सी संस्था, जिसे आप कहते हैं मेरे भाइयों रारी। क्या कहते हैं बेटा, रारी। अब मेरे भाइयों ये जो संस्था है, पहले तो इसका पूरा नाम देखिए। जी सर बताइए रारी का पूरा नाम क्या रहेगा, तो आप कहेंगे राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसकी स्थापना दुर्गापुरा जयपुर 1943 में हुई थी, जबकि आईसीएआर की स्थापना 1929 नई दिल्ली में हुई। ओके सर। और भाई साहब रारी की जो स्थापना रहेगी वो दुर्गापुरा जयपुर के अंतर्गत रहेगी, और कब हुई है, 1943 में। अब रारी के द्वारा अपने यहाँ पे जो अनुसंधान केंद्र हैं वो कौन कौन से रहेंगे, तो उसके लिए बहुत इजी गोइंग है मेरे भाइयों, आराम से आप समझिए। जी सर बताइए, तो कोई टेंशन लेने का विषय है ही नहीं जी। ओके सर। भाई साहब आपके दो तो रहेंगे यहां, ये एक जिला है आपका बीकानेर। ओके सर डन। भाई साहब दो आपके रहेंगे यहां, ये एक जिला है जिसे आप कहेंगे बांसवाड़ा, तो दो तो बीकानेर में रहेंगे, दो बांसवाड़ा में। बाकी का मैं कैसे सेटअप करता हूं वो देखना, ठीक है सर। आपका यहां मैं जोधपुर के अंतर्गत रखूंगा कुछ, और एक मेरे भाइयों उदयपुर में, यहां स्ट्रेट लाइन में रखूंगा दो। ओके सर। तो दो यहां रहेंगे, दो यहां रहेंगे, दो यहां, और एक और रहेगा, उस पर भी मैं बात करूंगा आपसे, ठीक है सर। तो अब इस जिले के अंतर्गत जो ये आपने बीकानेर लिया है सर, इसके अंतर्गत कौन कौन से रहने वाले हैं, बीकानेर के अंतर्गत दो, तो वो देखिए बेटा। बीकानेर के अंतर्गत एक तो रहेगा मेरे भाइयों आपका खजूर वाला। कौन सा रहेगा बेटा, खजूर अनुसंधान केंद्र। एक तो रहेगा बीकानेर में खजूर अनुसंधान केंद्र। ओके सर। और बेटा एक रहेगा आपका बेर अनुसंधान केंद्र। तो आपके यहाँ बीकानेर में दो रहेंगे, एक खजूर वाला रहेगा और एक बेर वाला रहेगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर मेरे भाइयों बांसवाड़ा के अंतर्गत चलते हैं, तो बांसवाड़ा में भी दो रहेंगे। जी सर कौन कौन से रहेंगे वो बताओ। तो बांसवाड़ा के अंतर्गत एक तो रहेगा मक्का वाला। कौन सा रहेगा, मक्का। ओके सर, मक्का अनुसंधान केंद्र, ठीक है सर। और एक रहेगा मेरे भाइयों चावल, चावल अनुसंधान केंद्र। तो एक मक्का वाला और एक चावल वाला। और ये दोनों के दोनों कहां रहेंगे मेरे भाइयों, तो ये दोनों रहेंगे बांसवाड़ा के अंतर्गत। चलो ठीक है सर, बांसवाड़ा के अंतर्गत। तो आपने क्या समझा, राज्य वाले में बीकानेर में दो रहेंगे, जिनमें एक का नाम रहेगा खजूर और एक का नाम रहेगा बेर। और आपके बांसवाड़ा में दो रहेंगे, जिनमें एक रहेगा मक्का और एक रहेगा चावल, ठीक है सर। अब ये जो स्ट्रेट लाइन देख रहे हो आप, यहां पे भी मेरे भाइयों कितने रहने वाले हैं बेटा, दो। अब दो कौन कौन से रहेंगे, तो एक तो आपका रहेगा यहाँ पे जोधपुर के अंतर्गत, ठीक है सर। एक तो इधर से आप ले लेंगे जोधपुर। ओके सर। और यह नीचे की तरफ से स्ट्रेट लाइन में लेंगे आप उदयपुर। अब यहां कौन कौन से रहने वाले, तो वो भी सुनिए। जोधपुर के अंतर्गत रहेगा आपका बाजरा। कौन सा वाला, बाजरा अनुसंधान केंद्र। और ये ध्यान रहे, ये सिर्फ जोधपुर में नहीं, ये दो जगह है, जोधपुर प्लस बाड़मेर। कौन सा वाला बेटा, बाजरा वाला, ठीक है सर। और उदयपुर के अंतर्गत कौन सा रहेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, उदयपुर में रहेगा ज्वार अनुसंधान केंद्र, ज्वार अनुसंधान केंद्र। अब आपने क्या समझा यहां तक, दो तो रहेंगे भाई साहब बीकानेर में, जिनमें एक का नाम खजूर और एक का नाम बेर रहेगा। दो रहेंगे बांसवाड़ा में, जिनमें एक का नाम रहेगा मक्का और एक का नाम रहेगा चावल। अब फिर इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, जिसमें दो रहेंगे, नीचे की तरफ ज्वार वाला रहेगा, ऊपर की तरफ बाजरा वाला रहेगा, जो दो जिले में रहेगा, जोधपुर और बाड़मेर। अब बस एक और बचा है मेरे भाइयों। जी सर, और वो भी आपके जोधपुर में ही रहने वाला है, उसका नाम क्या है, तो ध्यान रखना भाई साहब, ईसबगोल। क्या है बेटा, ईसबगोल अनुसंधान केंद्र। और ईसबगोल जो अनुसंधान केंद्र है, ये कहां पे है, आपके जोधपुर में। तो आपके राज्य सरकार के द्वारा जो संचालित है रारी संस्था के द्वारा, वो राजस्थान में जो अनुसंधान केंद्र है बेटा, ध्यान रखना उनकी संख्या है कितनी, 7। कितनी है, 7। जी सर। अब देखो मैंने कैसे कैसे बताए, ऊपर बीकानेर में दो बताए, जिनमें एक का नाम खजूर और एक का नाम बेर। नीचे की तरफ दो बताए मेरे भाइयों, मक्का और चावल वाला, तो ये 3rd और ये 4, ठीक है। फिर बीच में एक स्ट्रेट लाइन में आपको दो बताए, जिनमें एक था आपका बाजरा वाला, ठीक है सर, और एक था ज्वार वाला। ओके सर, ये हो गए।
और मेरे भाइयों फिर आपके लिए एक और बताया जिसका नाम था ईसबगोल, जो कहां पे रहेगा, जोधपुर में। बाजरा वाला ध्यान रखना, जोधपुर और बाड़मेर में रहेगा। एक बार मुझे ये बताइए आप कमेंट करके जल्दी से, एक बार ये बताइए कि ये सेंटर वाले और राज्य वाले, सेंटर वाले को संभालती है आईसीएआर और राज्य वालों को संभालती है कौन, रारी संस्था। ये दोनों याद हुए या नहीं हुए, जल्दी से बताइए एक बार कमेंट करके, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया। तो मतलब सभी को अच्छे तरीके से याद हो गया। ओके, राधे राधे बेटा, सभी को राधे राधे, प्यार भरा नमस्कार, डन। अब चलते हैं मेरे भाइयों आगे। अब यही मैंने देखो आगे लिखा रखे आपको एक सारणी के रूप में, जैसे ये रहे भाई साहब आपका। बताइए बेर वाला मैंने कहां बताया था, तो आपको पता है सर बीचवाल बीकानेर में है। ये खजूर वाला मैंने कहां बताया था, तो ये भी बीकानेर, ये भी बीकानेर, बीचवाल में रहेगा, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। बाजरे वाले मैंने दो जगह बताए थे, एक जोधपुर में बताया था, एक बाड़मेर में बताया था। ईसबगोल वाला एक ही जगह बताया था, जोधपुर। ओके सर। मक्का वाला जो था वो कहां पे था, बांसवाड़ा के अंतर्गत था। चावल वाला जो था वो कहां पे था, बांसवाड़ा के अंतर्गत था। और ज्वार वाला कहां पे है, तो बल्लभ नगर उदयपुर के अंतर्गत है। तो भाई साहब ये दोनों टाइप से आपको याद रखने थे मेरे भाइयों, केंद्र वाले भी और राज्य वाले भी, ठीक है। अब चलते हैं मेरे भाइयों नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत। और नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है, तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका कृषि उत्कृष्टता केंद्र। बेटा ये वेरी वेरी मोस्ट है, कृषि उत्कृष्टता केंद्र मेरे भाइयों। और ये कहां कहां आपके बनाए गए हैं, जिससे किसान को मेरे भाइयों जो भी उनकी अच्छी उपज होती है उसको मेरे भाइयों इस जगह से विदेशी स्तर तक निर्यात किया जा सके, जिनसे उनको अगर उनकी उच्च क्वालिटी की कोई चीज उत्पन्न हो रही है खेतों में तो उनको भी उसका प्रॉफिट ज्यादा मिल सके। एक तरीके से आयात निर्यात का ये केंद्र होता है, जिसे कहते हैं कृषि में कृषि उत्कृष्टता केंद्र। ये बेटा कहां कहां पर है और किस किस नाम से हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट है मेरे भाई। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके ये समझ में आ जाए। ये वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट है आपका कृषि उत्कृष्टता केंद्र। मुझे तो लग रहा है कि 5 तारीख को जो एसआई वाला पेपर है मेरे भाइयों, उसके अंतर्गत कहीं इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ जाए, देख लेना भले। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप अच्छे तरीके से समझेंगे कृषि उत्कृष्टता केंद्र को। ठीक सर, मैं ऐसा करता हूं आपको समझाने के लिए, ये मैंने राजस्थान को 2 भागों में बांट लिया। ओके सर, एक इधर पश्चिमी और एक इधर पूर्वी राजस्थान। ओके, अब यहाँ पे बहुत ईमानदारी के साथ हर एक बच्चा समझेगा। भाई साहब इधर की तरफ एक जिला है मेरे भाइयों जिसे आप कहेंगे सिरोही। मान लीजिए इधर एक जिला है जिसे आप कहेंगे सिरोही। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एक जिला हो गया हमारे पास, कौन है, सिरोही। अब सिरोही के अंतर्गत कौन सा उत्कृष्टता केंद्र है, एक तो यहाँ पे अपन देखने वाले हैं। एक है आपके पास ये जिला जिसे आप कहेंगे जैसलमेर, क्या कहेंगे, जैसलमेर। और एक जिला है आपके पास यहाँ पे ये जिसे आप कहेंगे जोधपुर। मैंने 3 जिले लिए इधर से बेटा। कितने जिले लिए हैं, 3 जिले, जिसमें एक है मेरे पास सिरोही, एक है जैसलमेर और एक है जोधपुर। ओके सर, मैं यहाँ पे जिले लिख भी देता हूं जी। एक तो मैंने ये लिया है जिसको आप बोलेंगे जैसलमेर। ओके सर। एक जिला मैंने ये लिया है जिसको आप बोलेंगे जोधपुर। ओके सर। और एक जिला है आपके पास ये जिसको आप कहेंगे सिरोही, क्या कहेंगे, सिरोही। अब यहां आपके पश्चिमी राजस्थान में 3 उत्कृष्टता केंद्र हैं, जिनमें जो आपका जैसलमेर वाला है, यहां पे है आपका मेरे भाइयों खजूर। कौन सा वाला, खजूर उत्कृष्टता केंद्र, खजूर उत्कृष्टता केंद्र। तो खजूर जो उत्कृष्टता केंद्र है वो ध्यान रखना, जैसलमेर में एक जगह पड़ती है सगर भोज का, उस जगह पे है आपका खजूर उत्कृष्टता केंद्र। अब देखो बच्चा इस जगह पे भ्रमित होगा भाई साहब, अभी मैं खजूर अनुसंधान केंद्र करा के आ रहा हूं बीकानेर में, और अभी मैं पढ़ा रहा हूं उत्कृष्टता केंद्र। तो खजूर उत्कृष्टता केंद्र है जैसलमेर में, ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। और खजूर अनुसंधान केंद्र कहां है, बीकानेर में, जैसे कि मैंने यहां पे कराया है आपको। बिल्कुल सर, देखो ये रहे खजूर जो अनुसंधान केंद्र है वो कहां पे है, बीकानेर में। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इसी प्रकार आगे आने वाला है मेरे भाइयों, वो भी ध्यान रखना। बाजरा अनुसंधान केंद्र 2 जगह पे है, जोधपुर और बाड़मेर में, लेकिन बाजरा उत्कृष्टता केंद्र है केवल आपके कहां पे, जोधपुर में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और खजूर अनुसंधान केंद्र है आपका बीकानेर में, लेकिन खजूर उत्कृष्टता केंद्र है सगर भुज का जैसलमेर में। ओके सर, ये आपको देखो चीजें याद रखनी होंगी, नहीं तो बेटा इसके अंतर्गत फिर आपके गलती के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो खजूर वाला रहेगा जैसलमेर में। अब बताओ जोधपुर के अंतर्गत कौन सा लेके आ रहे हो आप, तो जोधपुर में है आपका कौन सा, बाजरा। कौन सा वाला है,
बाजरा उत्कृष्टता केंद्र आपका कहां मिलने वाला है? जोधपुर के अंतर्गत। और सिरोही में मिलेगा आपको एक, जिसे आप कहेंगे अंजीर। कौन सा वाला? अंजीर उत्कृष्टता केंद्र। अंजीर उत्कृष्टता केंद्र आपका यहां मिलने वाला है। इसका मतलब पश्चिमी राजस्थान में आपके पास 3 उत्कृष्टता केंद्र है। आप बस नाम से याद रखेंगे, एक खजूर वाला है, एक बाजरा वाला है और एक अंजीर वाला है। और ये ध्यान रखेंगे, खजूर वाला जैसलमेर में है, बाजरे वाला जोधपुर में है और अंजीर वाला सिरोही में है। ठीक है, फिर मैं चलता हूं इधर की तरफ, हाड़ौती एरिया की तरफ आपको लेके चलता हूं जी गुरुजी। और हाड़ौती एरिया के अंतर्गत यहाँ 4 जिले आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें ये झालावाड़, ये आपका बारां, और ये मेरे भाइयों आपका कोटा, और ये बूंदी। बिल्कुल सर। तो ये जो जिला आप देख रहे हो सर, ये वाला जो जिला देख रहे हो, ये तो हो गया आपका झालावाड़। ओके सर। और ये जो जिला आप देख रहे हो सर, ये हो गया बारां, और ये जो जिला है सर, ये हो गया आपका कोटा, और ये जो जिला है वो हो गया बूंदी। ओके सर। अब यहाँ पे भी कुछ उत्कृष्टता केंद्र है क्या? बिल्कुल है भाई साहब, बहुत ज्यादा है भाई साहब। ये तो आपका झालावाड़ है, यहाँ देखते हैं कौन कौन से हैं। ये आपका बारां है, ठीक है, इसमें देखेंगे। ये आपका कोटा है और ये आपका बूंदी है, यहाँ पे भी चर्चा अपन करेंगे। तो अब सबसे पहले भाई साहब झालावाड़ के अंतर्गत पहुंचते हैं अपन जी गुरुजी। और झालावाड़ में आपके कौन से उत्कृष्टता केंद्र रहने वाले हैं? तो भाई साहब झालावाड़ के अंतर्गत ध्यान रखेंगे, एक उत्कृष्टता केंद्र है जिसे आप कहेंगे नींबू वर्गीय पादप। नींबू वर्गीय पादप, या मेरे भाइयों मसाला, या मेरे भाइयों औषधीय पादप। औषधीय पादप जी गुरुजी। अब आपसे यह पूछा जाए कि नींबू वर्गीय पादप या मसाला या औषधीय पादप उत्कृष्टता केंद्र कहां है? ये तीनों चीजें एक साथ दी जाएं तो आपको टिक करना है क्या? झालावाड़। ओके सर। और केवल आपको यह कह दिया जाए कि नींबू वर्गीय पादप कहां है, केवल खाली इसमें से एक शब्द ऊपर का हेडिंग में उठाया जाए, केवल एक, कि नींबू वर्गीय पादप, नींबू वर्गीय पादप उत्कृष्टता केंद्र कहां है, तो केवल पर टिक करना है कोटा। यह आपका आता है नाता कोटा के अंतर्गत, नाता कोटा के अंतर्गत आता है। और अगर ऐसा कहा जाए नींबू वर्गीय पादप, मसाला और औषधीय पादप उत्कृष्टता केंद्र कहां है, तब आपको मूव करना है कहां पे? झालावाड़ में। ठीक है। और नींबू वर्गीय पादप केवल पूछा जाए तो नाता कोटा के अंतर्गत। डन सर। फिर बारां के अंतर्गत ध्यान रखेंगे, यहां पे है आपका लहसुन। क्या है? लहसुन उत्कृष्टता केंद्र। ठीक है सर। तो बारां में रहेगा आपका लहसुन उत्कृष्टता केंद्र। और बूंदी के अंतर्गत ध्यान रखेंगे, बूंदी में है आपका सब्जी। और वैसे भी आप जब खाना खाते हो तो बताइए, सब्जी के बाद अगर अपन को तेज मिर्च लग जाती है तो अपन क्या खाते हैं? बूंदी तो खाते हैं। बिल्कुल। तो ध्यान रखेंगे, सब्जी खाने के बाद आपको क्या खानी है? बूंदी खानी है। तो सब्जी उत्कृष्टता केंद्र बूंदी में है, और लहसुन वाला जो है वो बारां में है। और नींबू वर्गीय पादप या मसाला या औषधीय पादप वाला जो है वो झालावाड़ में। और केवल नींबू वर्गीय पादप नाम से आए तो ध्यान रखना वो नाता कोटा के अंतर्गत है। इसका मतलब हाड़ौती के अंतर्गत भी आपके काफी उत्कृष्टता केंद्र हैं। जी सर, बिल्कुल हैं। अब चलते हैं मेरे भाइयों आगे। तो भाई साहब बूंदी से ऊपर यहां पे आएगा आपका टोंक, बिल्कुल आएगा। और इधर की तरफ है सवाई माधोपुर। अब सर टोंक और सवाई माधोपुर में एक उत्कृष्टता केंद्र है आपका, जिसे आप कहेंगे अमरूद। कौन सा? अमरूद उत्कृष्टता केंद्र। ओके सर। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र, जो कि 2 जगह है मेरे भाइयों, एक टोंक में है देवड़ावास में, और एक है सवाई माधोपुर में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। तो आपके टोंक और सवाई माधोपुर दोनों में है अमरूद उत्कृष्टता केंद्र। ओके सर, ये भी ठीक है। अब मेरे भाइयों सिंगल सिंगल जाएंगे इन दोनों में। तो सवाई माधोपुर में खुद में एक है, जिसे आप कहेंगे फूल या पुष्प, फूल या पुष्प उत्कृष्टता केंद्र। बिल्कुल ठीक है सर, फूल या पुष्प उत्कृष्टता केंद्र। और एक टोंक के अंतर्गत स्पेशल है, जिसे आप कहेंगे एपी कल्चर, एपी कल्चर उत्कृष्टता केंद्र। तो इसका मतलब अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे टोंक और सवाई माधोपुर में, और दोनों को कंबाइंड लेकर याद कर रहे हैं, तो कंबाइंड में जो रहेगा ना वो तो रहेगा अमरूद उत्कृष्टता केंद्र, जो टोंक और सवाई माधोपुर में। और सिंगल सिंगल याद करेंगे तो टोंक के अंतर्गत है एपी कल्चर वाला, और सवाई माधोपुर के अंतर्गत है फूल या पुष्प वाला उत्कृष्टता केंद्र। ओके, डन डन सर। अब इसके बाद जैसे ही आप इधर की तरफ पहुंचेंगे, यहां वाले एरिया में आएंगे, धौलपुर वाले एरिया में। जी गुरुजी, इधर आपके एरिया में आएंगे जिसे आप कहते हैं धौलपुर। तो यहाँ पे कौन कौन से रहने वाले हैं तो वो भी देखिए। यहाँ पे रहेगा एक आम वाला है। ओके सर। एक आंवला वाला है,
आम, आंवला और जैतून, आम, आंवला और जैतून, ये आपके तीनों की तीनों जो उत्कृष्टता केंद्र हैं सर। ओके सर, आपके धौलपुर में रहेंगे, तीनों को एक साथ याद रखना है। आम, आंवला और जैतून उत्कृष्टता केंद्र कहां पे है? तो धौलपुर। अब सर इससे भी आप थोड़ा सा ऊपर यहां पे जाएंगे, जयपुर के अंतर्गत। जी गुरुजी, तो जयपुर में भी आपको तीन और याद रखने। अब सर जयपुर में तीन कौन कौन से हैं? तो जयपुर के अंतर्गत रहेगा भाई साहब, एक तो है आपका अनार वाला, ठीक है सर, एक है मेरे भाइयों आपका ड्रैगन फ्रूट वाला, एक है आपका ड्रैगन फ्रूट वाला है, ठीक है सर, ड्रैगन फ्रूट। और मेरे भाइयों एक जो उत्कृष्टता केंद्र है वो ऑलिव ऑयल या जैतून वाला, जैतून या ऑलिव ऑयल उत्कृष्टता केंद्र, ये भी दो जगह है। ये सब रहने वाले आपके कहां पे? जयपुर। अब देखो मैंने कितने सिस्टम के साथ आपको बताए। और एक ध्यान रखना, इधर की तरफ आएंगे तो आपका प्रतापगढ़ है, और प्रतापगढ़ के अंतर्गत मेरे भाइयों एक अभ्यारण्य है जो आपका काफी फेमस है, जिसे आप कहते हैं सीता माता अभ्यारण्य। तो यहां पे रहेगा, सीता माता से याद निकालेंगे आप, सीताफल उत्कृष्टता केंद्र। ओके सर, तो यहां पे आपका सीताफल उत्कृष्टता केंद्र रहेगा। तो भाई साहब आपके ऊपर जाने पर धौलपुर और जयपुर में ध्यान रखना तीन तीन है। धौलपुर में है आम और आंवला और जैतून, और आपके जयपुर के अंतर्गत जो महंगी चीजें हैं जैसे अनार हुआ, ड्रैगन फ्रूट हुआ और ऑलिव ऑयल वाला दो जगह है भाई साहब। और प्रतापगढ़ के अंतर्गत ध्यान रखेंगे सीता माता अभ्यारण्य पड़ता है, तो उससे निकालेंगे सीताफल उत्कृष्टता केंद्र। मेरे भाइयों ये याद होने चाहिए ही चाहिए आप, जैसे मैंने बताया है। अब देखो इधर आपकी लाइन से पश्चिमी राजस्थान की तरफ तीन मैंने बताए, जिसमें से बाजरा जोधपुर में है, खजूर आपका जैसलमेर में है, और अंजीर वाला सिरोही में है, ठीक है सर। फिर मैं इधर की तरफ आया तो पहले मैंने कवर किया है हाड़ौती को। किसको कवर किया है? हाड़ौती को, जिसमें आपके झालावाड़ में मैं गया हूं क्या? नींबू वर्गीय पादप औषधि मसाला और मेरे भाई औषधीय और मसाला उत्कृष्टता केंद्र को लेके। मैं कोटा के अंतर्गत गया हूं नींबू वर्गीय पादप को लेके, बारां में गया हूं लहसुन को लेके, और बूंदी खाई जाती है सब्जी के बाद, तो सब्जी वाला रहेगा बूंदी के अंतर्गत। फिर टोंक और सवाई माधोपुर में अगर कंबाइंड आपको बताना है तो वो अमरूद रहेगा। बाकी सवाई माधोपुर को अलग कर लेंगे तो फूल या पुष्प वाला रहेगा, और टोंक को अलग कर लेंगे तो मेरे भाइयों एपी कल्चर वाला रहेगा, ठीक है सर। फिर और ऊपर की तरफ जाएंगे तो धौलपुर में तीन है और जयपुर में तीन है, ठीक है सर। धौलपुर में जो तीन है वो कौन से हैं? तो आम है, आंवला है और जैतून वाला है। और जयपुर में तीन कौन से हैं मेरे भाइयों? तो आपका अनार वाला है, कौन सा है? अनार, ड्रैगन फ्रूट है और ऑलिव ऑयल वाला है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। फिर आप इसके अलावा अगर नीचे की तरफ जाएंगे दक्षिण राजस्थान में, तो प्रतापगढ़ में एक अभ्यारण्य आता है सीता माता अभ्यारण्य, तो वहां पे रहेगा आपका कौन सा? सीताफल वाला। अब मेरे को एक बार ये बताओ कि भाई साहब ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ मेरे भाइयों कि ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई। जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई साहब ये इंपॉर्टेंट जो चीज मैंने आपको बताई ये समझ में आई या नहीं आई। आपको टेंशन नहीं लेनी है, यहां मैंने मैपिंग के अकॉर्डिंग बताया है। अभी आपके लिए इसका पूरा लिस्ट आपके सामने लेके आने वाला हूं। ओके, वेरी गुड मेरे भाइयों, चलिए। ये सर बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए तो अब देखिए बेटा, ओके देखिए आपके लिए पूरी लिस्ट ये रही। अब बताइए आपको क्या समझ में आया? मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए। जी गुरुजी, खजूर वाला आपका कहां पे था बताइए? तो ये है सागर भुज का। कहां पे है? सागर भुज का है। और ये कहां पड़ता है? जैसलमेर के अंतर्गत पड़ता है, ठीक है। बाजरा वाला आपका कहां पे है? तो ध्यान रखना बाजरा वाला कहां पे रहेगा? जोधपुर के अंतर्गत। अंजीर वाला आपका कहां पे था? तो अंजीर वाला था आपका सिरोही के अंतर्गत। तो तीन तो उधर के हो गए बेटा। अब आराम से आप अपने दिमाग में याद करते हुए चलना कि ये कहां कहां थे। नींबू वर्गीय पादप, मसाला एवं औषधीय पादप वाला कहां पे था? तो ये आपने लिखा था झालावाड़, बिल्कुल लिखा था सर झालावाड़। और केवल अगर नींबू वर्गीय पादप आए, ये नहीं लगे आए साथ में मसाला और औषधि वाले, तो आप बताएंगे फिर सर ये है नाता कोटा के अंतर्गत, नाता कोटा के अंतर्गत है। सब्जी वाला आपका कहां पे रहा था? बूंदी के अंतर्गत था सर। सीताफल वाला कहां पे था? सीता माता अभ्यारण्य मेरे भाइयों, तो ये ध्यान रखना है आपको। सीताफल वाला था आपका प्रतापगढ़ के अंतर्गत। कहां पे था? प्रतापगढ़। अमरूद वाला कहां पे है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अमरूद वाला कहां पे है? एक तो है देवड़ावास, एक तो है देवड़ावास। और देवड़ावास कहां पड़ता है? टोंक के अंतर्गत पड़ता है। और एक मेरे भाइयों अमरूद वाला देवड़ावास टोंक के अलावा सवाई माधोपुर के अंतर्गत भी है।
सवाई माधोपुर के अंतर्गत भी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो एक सीताफल वाला आपका कहां रहेगा, प्रतापगढ़, और अमरूद वाला कहां रहेगा, देवड़ावा स्टॉक और सवाई माधोपुर के अंतर्गत रहेगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अब ये तो आपके यहां पे हो गए, फिर मैंने कुछ और भी बताए थे आपको, वो नेक्स्ट वाली उस पे लेके चलते हैं अपन। ओके सर, वेरी गुड बेटा। चलिए मेरे भाइयों आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर यहां पे आता है एक एपी कल्चर वाला। अब बताइए एपी कल्चर वाला कहां पे था, टोंक के अंतर्गत था। फूल या पुष्प वाला कहां पे था, तो ये सवाई माधोपुर के अंतर्गत था, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और बताइए अनार वाला कहां पे था, तो ये जयपुर के अंतर्गत था। ड्रैगन फ्रूट वाला कहां पे था, तो ये भी ध्यान रखना जयपुर के अंतर्गत था, ठीक है सर। और मेरे भाइयों ऑलिव या जैतून वाला कहां पे था, ये भी जयपुर के अंतर्गत था। और आंवला आम जैतून वाला ये कहां पे थे, ये धौलपुर के अंतर्गत थे सर। और लहसुन वाला कहां पे था, तो ये ध्यान रखना ये आपका कहां पे है, बारां के अंतर्गत है। जी गुरु जी। तो मेरे भाइयों यहां पे ये चीजें आपको याद रखनी है। कितने उत्कृष्टता केंद्र हो गए आपके पास ये, तो भाई साहब ये आपके पास हो गए भाई साहब आपके कितने उत्कृष्टता केंद्र, तो ध्यान रखना मेरे भाइयों ये हो गए आपके पास भाई साहब 15 उत्कृष्टता केंद्र, और इनको भी अलग अलग लिख देंगे तो और हो जाएंगे। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण उत्कृष्टता केंद्र है, इनको जरूर आपको ध्यान रखना है। ओके सर, अब चलते भाई साहब अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट है आपके कृषि विश्वविद्यालय। तो राजस्थान के अंतर्गत जो कृषि विश्वविद्यालय की संख्या है वो ध्यान रखना कितनी है, 5 है सर। कितनी है बेटा, 5। अब 5 कृषि विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है यहां बीकानेर के अंतर्गत जिसे आप कहेंगे स्वामी केशवानंद। कौन सा रहेगा, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, जी सर। और स्वामी केशवानंद जो कृषि विश्वविद्यालय आपका ये कहां पे रहेगा, तो ये ध्यान रखना ये है आपके बीकानेर के अंतर्गत है। ओके सर। और इसकी स्थापना हुई है 1987 के अंतर्गत। कब हुई है बेटा, 1987 के अंतर्गत, ठीक है सर। इसके बाद मेरे भाइयों पहला ये हो गया। दूसरा कृषि विश्वविद्यालय आपका यहां बना जिसे कहेंगे महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी, कृषि एवं प्रौद्योगिकी या तकनीकी। ओके सर, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। और ये महाराणा प्रताप वाला जो बेटा कृषि विश्वविद्यालय रहेगा ये ध्यान रखना ये आपका है उदयपुर में। कहां पे है, उदयपुर में। और ये बना आपका 1999 के अंतर्गत, ठीक है सर। फिर बेटा एक आपका आया था तीसरा ये जिसे आप कहेंगे श्री कर्ण नरेंद्र, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। ओके, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। और श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो रहेगा ये रहेगा आपका जोबनेर के अंतर्गत, और जोबनेर पड़ता है आपके जयपुर के अंतर्गत, जी सर। और ये बना है आपका कब, 2013 के अंतर्गत, ध्यान रखना है। ओके सर। फिर मेरे भाइयों 2 कृषि विश्वविद्यालय, एक यहां हो गया, एक यहां, एक यहां। अब 2 इनके साइड में रहेंगे, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में, 2 यहां पे बनाएंगे। जैसे एक यहां पे है, नंबर में 4 पे लेके जाऊं, ठीक है सर। कौन सा है, तो ये रहेगा मेरे भाइयों आपका मंडौर कृषि विश्वविद्यालय, मंडौर कृषि विश्वविद्यालय रहेगा ये। ओके सर। और मंडौर वाला जो कृषि विश्वविद्यालय ये आपको पता है मेरे भाइयों कि ये कहां पे रहने वाला है, ये जोधपुर के अंतर्गत है सर। और ये भी बना है 2013 के अंतर्गत। और एक इधर रहेगा 5 नंबर पे जिसे आप कहेंगे बोरखेड़ा। ये बोरखेड़ा बेटा 2 जगह है, एक बांसवाड़ा में भी है और एक कोटा में भी है। तो बोरखेड़ा कृषि विश्वविद्यालय। ओके सर, बोरखेड़ा कृषि विश्वविद्यालय रहेगा। ओके सर। और बोरखेड़ा वाला कहां पे रहेगा सर, ये कोटा के अंतर्गत रहेगा। और ये भी कब बना है, 2013 के अंतर्गत। तो राजस्थान के अंतर्गत जो बेटा कृषि विश्वविद्यालय हैं उनकी संख्या कितनी रखनी है आपको, 5। याद करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप ऊपर से चलेंगे, बीकानेर से स्वामी केशवानंद आ जाएगा। फिर जस्ट नीचे की तरफ आएंगे तो महाराणा प्रताप आ जाएगा, ठीक है सर। फिर वापस ऊपर जाएंगे तो श्री कर्ण नरेंद्र आ जाएगा। अब रह गए आपके पास 2, तो 2 स्ट्रेट लाइन में देख लेंगे, इधर मंडौर वाला है, इधर बोरखेड़ा वाला है, ठीक है। ऊपर वाला स्वामी केशवानंद है, नीचे वाला महाराणा प्रताप है, दोनों व्यक्ति विशेष के नाम से। एक व्यक्ति और उठा लेना, श्री कर्ण नरेंद्र। 3 तो ये हो गए। और तीनों को जब आप देखेंगे इस प्रकार से तो एक त्रिभुज सा नजर आता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो 3 तो आपके ये हो गए, और बस कुछ नहीं करना, फिर एक स्ट्रेट लाइन में 2 ऐसे याद रखने हैं आपको, बस। बात तो सही कह रहे हैं सर आप। तो 3 तो ये हो गए त्रिभुज वाले, स्वामी केशवानंद, महाराणा प्रताप और श्री कर्ण नरेंद्र। और 2 स्ट्रेट लाइन में याद रखने, जो इधर का तरफ का रहेगा मंडौर वाला, इधर का रहेगा बोरखेड़ा वाला। डन है सर। तो ये आपके 5 कृषि विश्वविद्यालय रहेंगे जिनको मैंने आगे नोट कर रखा है आपके लिए। ये लीजिए, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीचवाल बीकानेर 1987 में। दूसरा है महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1999 में।
तीसरा है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर के अंतर्गत 2013 में। चौथा है कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा कोटा में 2013 के अंतर्गत है। और पांचवा है कृषि विश्वविद्यालय मंडौर जोधपुर के अंतर्गत है 2013 में। तो ये राजस्थान के बेटा आपको क्या याद रखने हैं, 5 कृषि विश्वविद्यालय भी याद रखने हैं। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलिए अब चलते हैं मेरे भाइयों अगले पॉइंट पर। और अगला पॉइंट क्या है, तो एक आपके लिए एक ये है K3। सर K3 का मीनिंग क्या होता है बेटा, इस K3 का मीनिंग है जो आपके यहां पे यूज किया गया है, ये K3। इसमें मेरे भाइयों इस एक K का मतलब अलग, एक K का मतलब अलग और एक K का मतलब अलग है। पहले K का मतलब है कृषक, दूसरे K का मतलब है कल्याण और तीसरे K का मतलब है कोष। कृषक कल्याण कोष मेरे भाइयों, जी गुरुजी बिल्कुल ठीक है, कृषक कल्याण कोष है ये। ओके सर, और ये जो आपका कृषक कल्याण कोष है इसकी शुरुआत कब से है, पहली बात तो ये, तो इसकी शुरुआत है दिसंबर 2019 से। अब सर होता क्या है, तो मेरे भाइयों किसानों को उनकी उचित फसल की कीमत उचित दिलाना। इसका मतलब किसान जो होते हैं मेरे भाइयों उनके लिए क्या होता है, एंड टाइम पे जैसे अब सरसों है, कई बार आपने ऐसा देखा है ना कि लास्ट टाइम पे जैसे ही सरसों का उत्पादन जब होता है तो उस टाइम पे दाम घट जाते हैं, बाद में बढ़ जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये फैसला लिया है कि कृषक कल्याण कोष बनाएंगे हम, और इतनी रेट से नीचे रेट जाने को नहीं देंगे, क्योंकि हम किसानों को उनकी फसल की उचित कीमत दिलवा के रहेंगे। तो अगर नीचे भी रेट जाती है तो इसमें से कुछ आय वहां पे आपकी खर्च की जाएगी, जिससे उस रेट को नीचे नहीं गिराया जाएगा। इतना प्रॉफिट तो किसान को होना चाहिए ही चाहिए, तो उसे कहते हैं कृषक कल्याण कोष। जैसे राजस्थान में राजस्थान पर्यटन कोष है, 1500 करोड़ रुपए का है वो कोष आपका, इसी प्रकार ये जो कोष है, ये ध्यान रखना, ये 7500 करोड़ रुपए का है। तो अगर उन्हें लगेगा कि राजस्थान में जो किसान है उसकी फसल की उसे उचित कीमत नहीं मिल पा रही है, तो वो इसमें से इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार रहेगी गवर्नमेंट। लेकिन किसान को उसकी उचित कीमत की फसल, उचित जो फसल है उसकी कीमत जरूर दिलवाई जाएगी, उसे कहते हैं कृषक कल्याण कोष। तो स्थापना कब हुई है मेरे भाइयों, इसकी ध्यान रखना, दिसंबर 2019 में। ओके सर, और कुल कोष इसमें कितना रखा गया है, राशि कितनी रखी गई है, तो भाई साहब 7500 करोड़ रुपए, 7500 करोड़ रुपए रखे गए हैं सर। और मेरे भाइयों उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखना, इसका उद्देश्य किसानों को उनकी कृषि फसल या उपज की उचित कीमत उपलब्ध करवाना। इसे कहते हैं कृषक कल्याण कोष। ये आज के जो पॉइंट है ये वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट चल रहे हैं, मैं आपसे सच कह रहा हूं। जिस दिन कृषि में ये पूछा जाएगा ना उस दिन मजा आने वाला है भाई साहब। तो कृषक कल्याण कोष K3 की स्थापना दिसंबर 2019, कुल कोष रहेगा 7500 करोड़ रुपए। उद्देश्य किसानों को उनकी कृषि फसल या उपज की उचित कीमत उपलब्ध करवाना क्या कहलाता है मेरे भाइयों, कृषक कल्याण कोष कहलाता है। ओके सर, इसके बाद आ जाती है आपकी कृषि नीतियां। इसका मतलब राजस्थान में कृषि से संबंधित बनाई गई नीति की आप बात करेंगे। एक है राज्य कृषि नीति, एक है जैविक कृषि नीति, एक है मेरे भाइयों कृषि प्रसंस्करण, कृषि निर्यात और कृषि व्यवसाय नीति। मेरे भाइयों ये 3 टाइप की हमारे यहाँ पे नीति बनी हुई है कृषि के अंतर्गत, जिनमें अगर आपसे पूछा जाए राज्य कृषि नीति कब बनी, जैविक कृषि नीति कब बनी, कृषि प्रसंस्करण, कृषि निर्यात, कृषि व्यवसाय नीति कब बनी, तो यहाँ पे आराम से एक एक को देखिए मेरे भाइयों। जी गुरु जी, राज्य कृषि नीति है आपकी 26 जून 2013। कब बनी थी बेटा, ये बनी है आपकी 26 जून 2013 के अंतर्गत बनी है। कौन सी वाली भाई साहब, राज्य कृषि नीति। जैविक कृषि नीति मैंने कल ही आपको बताई थी, जून 2017 से इसकी शुरुआत है, जून 2017 से इसकी शुरुआत है उसकी भाई साहब आपके जैविक कृषि नीति की। ओके सर, और कृषि प्रसंस्करण मेरे भाइयों या कृषि निर्यात या कृषि व्यवसाय नीति, यह है आपकी दिसंबर 2019, दिसंबर 2019। इसका मतलब कृषक कल्याण कोष और ये एक ही ईयर के अंतर्गत रहेंगे। जी गुरुजी, तो भाई साहब कृषि नीति में अगर राज्य कृषि नीति पूछी जाए तो आप कहेंगे 26 जून 2013, जैविक कृषि नीति पूछी जाए तो आप कहेंगे मेरे भाइयों कितना, जून 2017। ओके सर, और मेरे भाइयों कृषि प्रसंस्करण, कृषि निर्यात, ये बेटा कृषि निर्यात है, नियति नहीं है ना, ध्यान रखना, ये कृषि निर्यात है। ओके सर, कृषि निर्यात प्रोत्साहन और कृषि व्यवसाय नीति दिसंबर 2019। बोलो ये तीनों याद रखनी है आपको, बिल्कुल बेटा। मनीषा कुमारी बिल्कुल बेटा, आपके राज्य कृषि नीति 26 जून 2013 है, जैविक कृषि नीति जून 2017 के अंतर्गत है। ओके सर, और कृषि प्रसंस्करण, कृषि निर्यात प्रोत्साहन और कृषि व्यवसाय जो नीति है वो दिसंबर
19 के अंतर्गत है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। ओके सर, फिर मेरे भाइयों आगे चलते हैं। कृषि फार्मों की स्थापना, राजस्थान के अंतर्गत ये 2 कृषि फार्म है, जिनमें एक का नाम है क्या, सूरतगढ़ कृषि फार्म, और बेटा एक का नाम है क्या, जैतसर कृषि फार्म। ओके सर, अब सुनिए, राजस्थान में जो ये दोनों कृषि फार्म है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात यहाँ पे ये निकल के आती है जी सर, कि सूरतगढ़ कृषि फार्म की स्थापना कब हुई, तो ध्यान रखना इसकी स्थापना 1956 में। किसके सहयोग से हुई, रूस के सहयोग से हुई। स्थिति कहां रहेगी इसकी, श्री गंगानगर में। तो राजस्थान में आपसे यह पूछा जाए कि सूरतगढ़ कृषि फार्म की स्थापना कब हुई, 1956 में, किसके सहयोग से की गई, रूस के से, और स्थिति कहां पे रहेगी, श्री गंगानगर में। आपसे पूछा जाए जैतसर कृषि फार्म की स्थापना कब हुई, तो ध्यान रखना 1962 में, किसके सहयोग से हुई, तो ध्यान रखेंगे कनाडा के सहयोग से। स्थिति कहां है, इसकी भी श्री गंगानगर में। इसका मतलब मेरे भाइयों आपके राजस्थान के जो 2 कृषि फार्म है उनमें एक का नाम है सूरतगढ़ और एक का नाम है जैतसर। एक की स्थापना 1956 में, एक की 1962 में। दोनों की स्थिति श्री गंगानगर में रहेगी। एक की स्थापना रूस के सहयोग से, एक की कनाडा के सहयोग से। अब दोनों को देखने के बाद इतना तो पता चल ही जाता है कि आपको कल को यह कहा जाए कि राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म, तो ध्यान रखना राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म, तो राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म माना जाता है। तो राजस्थान का जो बेटा प्रथम कृषि फार्म है वो तो ईयर देख के भी पता चल रहा है, वो कौन सा रहेगा, सूरतगढ़। और जैतसर मेरे भाइयों राजस्थान का कौन सा माना जाएगा, दूसरा। बिल्कुल, वो स्थापना देखने से भी पता चल जाएगा। तो ये रहेगा आपके राजस्थान का दूसरा कृषि फार्म, तो राजस्थान का दूसरा कृषि फार्म माना जाता है। तो पहला रहेगा सूरतगढ़ और दूसरा रहेगा बेटा कौन सा, जैतसर वाला रहेगा। ओके, इसके बाद मेरे भाइयों आपका अगला पॉइंट आता है कृषि से संबंधित आपकी चलाई गई क्या योजना। अब ये कृषि से संबंधित जो चलाई गई योजना है मेरे भाइयों ये कौन कौन सी है और इसमें इंपॉर्टेंट योजना कौन सी है, उसमें आपके सामने सबसे पहले लिखा हुआ है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना। ये सर कब चली है, तो ध्यान रखिए इसकी शुरुआत जो हुई है वो हुई है मेरे भाइयों 1 जुलाई 2015 और 16, 1 जुलाई 2015 और 16 में। इसकी थीम क्या रही है, तो ध्यान रखेंगे भाई साहब, इसकी थीम है इस योजना की हर खेत को पानी। इसकी थीम क्या है बेटा, हर खेत को पानी। ओके सर, हर खेत को पानी। और उद्देश्य क्या है इस योजना का, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना। पहले ये देख लो उद्देश्य से पहले कि ये किस अनुपात में चलाई जा रही है, सहयोग में कैसे कैसे चल रही है। तो ध्यान रखना ये 60:40, इसका मतलब 60% सहयोग केंद्र का है और 40% किसका है, राज्य का है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई जो परियोजना है उसकी स्टार्टिंग 1 जुलाई 2015-16 से हुई है। थीम रहेगी हर खेत को पानी और सहयोग में रहेगा 60:40, 60 में रहेगा केंद्र और 40 में रहेगा राज्य। उद्देश्य क्या है मेरे भाइयों, तो उद्देश्य रहेगा इसका 2020 तक प्रत्येक गांव को, 2020 तक मेरे भाइयों प्रत्येक गांव को सिंचाई की सुविधा, 2020 तक प्रत्येक गांव को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाना, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य था। तो ये जो योजना आई थी इसका उद्देश्य था कि 2020 तक प्रत्येक गांव तक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाना, पहला। दूसरा उद्देश्य यह था कि सिंचाई जो की जाएगी उसमें यह भी बात कही गई थी कि सिंचाई के लिए बूंद बूंद व फव्वारा तकनीक को अपनाना, सिंचाई के लिए बूंद बूंद व फव्वारा तकनीक को अपनाना। ओके सर, बूंद बूंद व फव्वारा तकनीक को अपनाना, ये भी इसका एक क्या था, उद्देश्य। तो मेरे भाइयों एक तो आपको ये योजना याद रखनी है। मैं यहाँ पे बस मोस्ट ओनली 4 आपके लिए 3 योजना करा रहा हूं और 3 योजना जो है वो आपको याद रखनी है। उनमें से आपको एक आध कहीं ना कहीं कंपटीशन में देखने को मिल जाएगी। शुरुआत हुई है 1 जुलाई 2015-16, थीम रहेगी हर खेत को पानी, उद्देश्य 2020 तक प्रत्येक गांव को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना और उसमें भी सिंचाई जो करने का तरीका रहेगा वो बूंद बूंद व फव्वारा तकनीक और सहयोग रहेगा 60:40 में। ओके सर, डन। फिर बढ़ते हैं मेरे भाइयों आगे की ओर। एक आपकी योजना है जिसे आप कहेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कौन सी है मेरे भाइयों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। शुरुआत कब है, तो ध्यान रखना इसकी शुरुआत है 18 फरवरी 2016, 18 फरवरी 2016। सर इसकी थीम क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की थीम क्या है, तो ध्यान रखेंगे एक राष्ट्र वन नेशन, एक राष्ट्र एक योजना, वन नेशन वन स्कीम। ओके सर, एक राष्ट्र
एक योजना इसकी थीम रहेगी। अब देखो यहां पे क्या कहा गया है, प्रीमियम राशि का प्रावधान कितना है, इसको आपको समझना पड़ेगा, इसका मीनिंग क्या होता है। जैसा हेडिंग में लिखा हुआ है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जैसे बताइए अपन का बीमा होता है, गाड़ी का बीमा होता है, ऐसे फसलों का क्या होता है, बीमा। उसकी कुछ प्रीमियम राशि आपको देनी पड़ती है बीमा करवाने के लिए। जैसे आप रबी की फसल बो रहे हो तो उसका जो बीमा होता है उसमें जो प्रतिशत बताया गया है वो 1.5% है। खरीफ की राशि या खरीफ की फसल पर जो प्रीमियम राशि का प्रावधान इन्होंने बताया है इस योजना में वो 2% है। और जो व्यापारिक फसलें होती है जिनकी मार्केट में डिमांड ज्यादा रहती है, जिन्हें नकदी फसलें कहते हैं, उन पर प्रीमियम राशि का प्रावधान है 5%। तो यहां ये जो मैं डाटा बता रहा हूं ये जरूर याद रखना है। ओके सर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शुरुआत 18 फरवरी 2016, थीम रहेगी एक राष्ट्र एक योजना। अब प्रीमियम राशि का प्रावधान क्या है मेरे भाइयों, अगर आप रबी की फसल का बीमा कराते हो तो आपको कितनी प्रीमियम राशि देनी होगी, अगर आप खरीफ की फसल का बीमा कराते हो तो कितनी होगी, और अगर आप व्यापारिक फसलों का बीमा कराते हो तो कितनी होगी। ओके सर, तो यहां पे ध्यान रखेंगे रबी की फसल के लिए है 1.5%, खरीफ के लिए है 2% और व्यापारिक फसलों के लिए है 5%। और मेरे भाइयों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जब बात आती है सहयोग की तो ये भी आप ध्यान रखेंगे ये किस अनुपात में चल रही है। तो ये सहयोग जो चल रहा है मेरे भाइयों ये आपके केंद्र और राज्य के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में जो है ये आपके 50:50, मतलब 50-50% सहयोग के साथ संचालित है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ओके सर, तो यहां पे थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखनी है बेटा, ये वाली कि प्रीमियम राशि का जो प्रावधान है वो रबी में 1.5 है, खरीफ में 2 है और व्यापारिक फसलों में 5 है। ओके सर, फिर मेरे भाइयों आपके पास एक आती है अगली जिसे आप कहेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसकी शुरुआत कब है तो ध्यान रखना इसकी शुरुआत है मेरे भाइयों 19 फरवरी 2015। ओके सर, थीम क्या है इसकी, तो थीम भाई साहब ये है कि स्वस्थ धरा और खेत हरा। तो इसकी जो थीम रहेगी मेरे भाइयों वो रहेगी स्वस्थ धरा और खेत हरा। और उद्देश्य क्या है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का, तो ध्यान रखेंगे मृदा में स्थित उपजाऊ तत्वों का पता लगाकर किसान की आय को बढ़ाना। मृदा में उपजाऊ तत्वों का पता लगाकर किसान की आय को बढ़ाना। इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि जो आपके यहां लिखी हुई है प्रधानमंत्री मेरे भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है इसमें आप क्या करेंगे, अपने खेत के अंतर्गत से कुछ मिट्टी लेके जाएंगे। हर जिले में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, वहां पे आप चेक कराएंगे तो वो आपको 5 या 10 मिनट के अंतर्गत एक पर्ची दे देते हैं कि आपकी मिट्टी में ये आवश्यक उपजाऊ तत्व पाए जाते हैं। अब अगर आप ये फसलें बोएंगे तो उत्पादन क्या होगा, ज्यादा होगा, और उत्पादन ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है किसान की आय में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी सर। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है वो 19 फरवरी 2015 से चली। इसका जो ध्येय वाक्य रहेगा वो रहेगा स्वस्थ धरा खेत हरा रहेगा। ओके सर, और मृदा में स्थित उपजाऊ तत्वों का पता लगाकर किसान की आय को बढ़ाना। इसका मतलब मैंने यहाँ पे आपको ये 3 योजनाएं बताई हैं मेरे भाइयों, जिसमें एक ये रही आपकी, वापस से सुनिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना 1 जुलाई 2015-16 हर खेत को पानी, इसकी थीम रहेगी। 2020 तक प्रत्येक गांव को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना और सिंचाई के लिए बूंद बूंद व फव्वारा तकनीक को अपनाना। सहयोग रहेगा 60:40 में। ओके सर, फिर आई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 में, इसकी थीम रहेगी एक राष्ट्र एक योजना। प्रीमियम जो राशि रहेगी वो रबी पे रहेगी 1.5%, खरीफ पे रहेगी 2 और व्यापारिक फसलों पे रहेगी 5%। सहयोग यहाँ पे 50-50 में चलेगा। और फिर इसके बाद में एक और लेके आया मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015, स्वस्थ धरा खेतरा। और मेरे भाइयों इसमें जो सहयोग रहेगा वो थोड़ा अलग है। अब तीनों ही योजनाओं में सहयोग अलग है, थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें जो सहयोग है मेरे भाइयों वो कैसे कैसे रहेगा, तो सर एक तो केंद्र और एक राज्य का सहयोग इसमें कैसे कैसे है, तो ध्यान रखना 75:25 में है। किसमें है बेटा, 75:25। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना में 60:40 में था, फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 50-50 था, और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में रहेगा 75:25। पहले मेरे को एक बात कमेंट करके आप सभी लोग ये बताओ कि ये जो मैंने कृषि आपको पढ़ाया इसमें ये सारे पॉइंट अपन के समझ में आए या नहीं आए, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ।
कि यहां तक जो मैंने बताया है आपको वो अच्छे से आपके समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई साहब, यहां तक जो अपने पॉइंट हुए वो आपको इजी गोइंग समझ में आ गए या नहीं आए? जल्दी से एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे मेरे भाइयों। जी गुरुजी, जल्दी से फास्ट, कि यहां तक जो मैंने बताया है आपको वो कवर हुआ या नहीं हुआ, और बहुत अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से एक बार बताइए। ओके सर। मेरे भाइयों इसमें मैं फिर कह रहा हूं, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना वो है बेटा उत्कृष्टता केंद्र। क्या इंपॉर्टेंट है? उत्कृष्टता केंद्र। बस उनको मत भूल जाना मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उत्कृष्टता केंद्र। और जो मैंने मैपिंग से कराए हैं आपको उस तरीके से याद करेंगे तो बहुत इजी गोइंग आपको याद भी हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, कोई तकलीफ नहीं होगी अगर मैपिंग से याद करेंगे तो। चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई। ओके 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 ओके, चलिए तो मेरे भाइयों ये था आपका कौन सा वाला टॉपिक बेटा? कृषि वाला टॉपिक था। और इसके बाद मेरे भाइयों कृषि का एक भाग माना जाएगा, लेकिन मैं उसे अलग से कवर करूंगा, जिसे कहते हैं कृषि जलवायु प्रदेश। क्या कहते हैं? कृषि जलवायु प्रदेश, जो कि राजस्थान के 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। लेकिन उनको आज नहीं, कल की क्लास में कवर करेंगे। तो कल अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कृषि जलवायु प्रदेश। मैं उसे अलग से पढ़ाऊंगा, ना कि कृषि के साथ पढ़ा रहा। तो मेरे भाइयों आज जो अपन ने कृषि टॉपिक पढ़ा ये यहां पे हो जाता है समाप्त। और मेरे भाइयों आपके लक्ष्य परिवार के द्वारा जो राजस्थान में पीवाई की सीरीज चलाई जा रही है मेरे भाइयों, इसका आप फायदा जरूर उठाएं, क्योंकि इसमें विगत परीक्षाओं में पूछे गए सारे क्वेश्चनों का बेटा सॉल्यूशन है। ओके सर, फिर आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों। ये आपकी बहुत एक खुशी मेरे भाइयों, ये हमारी भी खुशी, आपकी खुशी, हमसे ज्यादा आपकी खुशी है, क्योंकि आपके सहयोग, आपके सपोर्ट, आपकी ईमानदारी, आपके विश्वास और हमारे प्रति जो स्नेह प्रेम था, उसकी वजह से हमने लक्ष्य जूनियर जो है उसमें भाई साहब 10 लाख मतलब 1 मिलियन का ये परिवार आपका बन चुका है। जो कि एक सिर्फ डाटा नहीं मेरे भाइयों, ये सभी जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उन सबका हमारे प्रति विश्वास है। और विश्वास मेरे भाइयों बहुत बड़ी चीज होती है। जिस दिन मैंने पहली क्लास स्टार्ट की थी उस दिन सबके सबसे ज्यादा जो कमेंट थे मेरी पहली क्लास पे वो ये थे कि सर क्या आप भी 10-5 आपकी क्लास कराने के बाद, 10-5 वीडियोस बनाने के बाद, 1-2 टॉपिक कराने के बाद क्या आप रेगुलर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? एंड तक ज्योग्राफी करा पाओगे या नहीं करा पाओगे? तो अब जो आपने विश्वास मेरे ऊपर दिखाया है वो काबिले तारीफ है। और बेफिक्र रहिए, अपन दी एंड भी करेंगे पूरी ज्योग्राफी का, है ना। और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत कंटेंट, गजब के कंटेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इस कंटेंट की जानकारी आपको 5 तारीख को जल्द मिलने वाली है कि ये कंटेंट मैंने जो प्रोवाइड कराया था वो कैसा था, क्योंकि 5 तारीख को एसआई का पेपर होने के लिए जा रहा है। बेफिक्र रहिए, वहां से आपसे जरूर रूबरू होऊंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अब दूसरी बात मेरे भाइयों, ये जो 10 लाख का जो अपना स्पेशल ये जो सेलिब्रेशन है मेरे भाइयों, ये आपके लक्ष्य जूनियर के अंतर्गत यूट्यूब चैनल पे आने वाला है। और ये कब आने वाला है? हम सब उस दिन आपके साथ एंजॉय करने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी उसमें एंजॉय करेंगे मेरे भाइयों हमसे जुड़ के। तो ध्यान रहे, ये आएगा आपका 6 अप्रैल 2026 को। और रात्रि को कितने बजे मेरे भाइयों? 8 बजे। तो भाई साहब 6 अप्रैल का आप इंतजार कीजिए। ये जो आपने हमारे लिए जो सपोर्ट किया है, हमारे लिए जो विश्वास दिखाया है, आपका जो हमारे प्रति असीम प्रेम है, इसको उस दिन अपन सेलिब्रेट करने वाले हैं आपके साथ मेरे भाइयों। तो ये तारीख मत भूल जाना, कितनी? 6 अप्रैल। वहां आप मुझे दूसरे रंग के अंतर्गत भी देखेंगे मेरे भाइयों। वहां हम पूरी फैकल्टी मिलकर, पूरे मेरे भाइयों छात्र, घर से बैठे हुए हर एक छात्र हमको देखेगा। हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि मेरे भाइयों इस जिंदगी के अंतर्गत पढ़ाई के साथ साथ चीजें दूसरी भी चलती रहनी चाहिए। थोड़ा बहुत मूवमेंट के टाइम पे मूवमेंट उत्पन्न होना चाहिए, एंजॉय के टाइम पे एंजॉय उत्पन्न होना चाहिए, मजाक के टाइम पे मजाक करना चाहिए, और पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करनी चाहिए। मैं इसी प्रकार से अपनी जिंदगी जीता हूं मेरे भाइयों, आप भी इसी प्रकार से जिएंगे तो फिर मजे आने वाले हैं जिंदगी के अंतर्गत। तो मेरे भाइयों आज के लिए इतना ही, बाकी मिलता हूं कल कृषि जलवायु प्रदेश के बाद प्रदेश के लिए मेरे भाइयों, जो राजस्थान के 10 कृषि जलवायु प्रदेश रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय माता दी, जय हिंद, जय जवाहर। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए मेरे भाइयों। जय श्री राम।